हेलो एवरीवन, तुर्क विषय क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज से ही हम लोग एक नए वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं, स्पेशली फॉर द 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। जो आपके मैथमेटिक्स के अंदर जो भी चैप्टर था उसको वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें आने वाले टॉपिक्स के ऊपर डीपली एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद वन बाय वन जो भी आपकी बुक में एक्सरसाइज दिया गया उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करिएगा, जिससे हम लोग उसके ऊपर एक अनदर वीडियो डाउट क्लास करके हम लोग बना सके और फिर हम लोग उसके ऊपर फिर अगेन हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। यानी कि आपको नाम से समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, परिचय, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होते हैं ये हमें इस चैप्टर्स के अंदर समझना है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसको है, क्योंकि चैप्टर ही अलजेब्रा पर डिपेंडेड है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी किसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, किसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, किसको हम लोग वेरिएबल्स कहेंगे, किसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी इसके अंदर किसको हम लोग टर्म्स कहते हैं, टर्म्स कैसे होते हैं, उसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा। चौथा टॉपिक हमारा होगा लाइक एंड अनलाइक टर्म, किसको हम लोग लाइक कहेंगे, कैसे को हम लोग अनलाइक कहेंगे। लाइक अनलाइक कहने का टर्म्स मतलब ये है कि आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोगों ने जब फ्रैक्शन पढ़ा था तो उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। आप लोगों ने डेसिमल के अंदर पढ़ा होगा लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल। वैसे अलजेब्रा के अंदर भी क्या होता है, लाइक टर्म्स होते हैं, अनलाइक टर्म्स होते हैं। टर्म्स का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए जितने आने वाले उसके अंदर पद होंगे, यानी कि सीक्वेंस होंगे, जितने नंबर्स होंगे, फॉर्म होंगे अलग अलग, उसको हम लोग कहेंगे। कैसे होंगे ये चीजें हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितनी तरह के होते हैं, क्या काइंड्स होते हैं, वो भी हमारे इस टॉपिक्स में मेंशन किया जाएगा। और इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन, वही जो चैप्टर हम लोग जो भी स्टार्ट करते हैं लास्ट में हमें क्या करना है, इवैल्यूएट ही करना होता है। तो वो हमारा लास्ट रहेगा, यानी कि सबसे पहले हम लोग वन बाय वन सारे बेसिक्स को समझेंगे और लास्ट हमारा वही रहेगा इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आई होप आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। उसके जब हमारा चैप्टर फिनिश होगा तब हम लोग एक डाउट्स क्लासेस के नाम से हम लोग एक अनदर वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स को दोबारा डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हमारा पहला टॉपिक था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग कहते हैं किसको। आइए डेफिनेशन के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इज अ मैथमेटिकल, क्या होता है, मैथमेटिकल मतलब यानी कि जो नंबर्स के फॉर्म में हो, यानी कि कोई एक क्वांटिटी की बात करता हो, तो ये होता है किस फॉर्म में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। कंसिस्टिंग, यानी कि इसके अंदर कंसिस्ट होता है क्या, ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म। एज मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग इस वीडियो में जानेंगे किसके बारे में, वेरिएबल के बारे में और कांस्टेंट टर्म के बारे में। ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, यानी कि ये क्या होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। कंसिस्टिंग क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा इसके अंदर, एक वेरिएबल्स होगा और क्या होगा, कांस्टेंट होगा, विद आर कनेक्टेड, जो कनेक्टेड होंगे किससे, बाय ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस का मतलब क्या है, बस सर्जरी करना है, नहीं, यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। मैथमेटिकल ऑपरेशन तब क्या होते हैं जो आप लोग शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दीज आर नोन एज अ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये सारे के सारे क्या क्या जो वेरिएबल्स होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। एंड आई होप आपको पता चल रहा होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग किसको कहते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, ये सारे के सारे क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी कि किसी एक कंडीशन को दिखाएगा जो हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ 5 मैंगो, तो आप लोग 5 मैंगोस लिखेंगे। मैं कहता हूँ आपके पास 10 रुपीज पहले थे और 20 रुपीज आपको अब मिले, तो आप मुझे बताओ आपके पास कितने रुपए हो गए। तो आप लोगों के सर हम लोगों के पास 30 रुपीज हो गए।
तो ये एक मैथमेटिकल सिचुएशन है, कंडीशन। तो यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहने का मतलब यही है, जो हम लोग नंबर्स के फॉर्म में बात करेंगे, एक सिचुएशन की बात करेंगे जो एक नंबर्स के फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, निकल कर आएगा। यहाँ पर क्या दो बातें निकल कर आए, एक होता है वेरिएबल और दूसरा क्या होता है, कांस्टेंट, कनेक्टेड बाय द ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस के थ्रू कनेक्ट होंगे, यानी कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारे के सारे उनको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे दो बातें निकल कर आती है, पहला वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि इसके अंदर किन किन चीजों का हम लोग यूज करने जा रहे हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, वेरिएबल पढ़ना है और कांस्टेंट पढ़ना है, बाकी चीजें तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स और दूसरा में क्या जाना है, कांस्टेंट। चलिए जानते हैं इन चीजों के बारे में। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, वहां पे क्लियर नहीं था हमारा। तो वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल्स मींस आप लोग ये समझ सकते हो विच हैव नॉट अ फिक्स वैल्यू, विच हैव नॉट फिक्स वैल्यू। कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी कि वेरिएबल क्या होता है, जिनकी वैल्यू क्या ना, फिक्स ना हो। कांस्टेंट क्या होते हैं ये समझते हैं। कांस्टेंट मींस विच वैल्यू नेवर चेंज, यानी जिसकी वैल्यू कभी चेंज ही ना हो, जिसकी वैल्यू कभी क्या ना हो, चेंज ही ना हो। और जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल होगा। जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। और जिसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एग्जांपल के लिए इसमें आप लोग समझ सकते हैं क्या, जो भी अलजेब्रिक टर्म्स होंगे ए टू जेड, जो भी आप लोग यूज करोगे वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स होंगे। वो सारे के सारे क्या होंगे, वेरिएबल्स। क्या वेरिएबल्स होंगे, जो भी आप लोग ए टू जेड कोई भी टर्म यूज करोगे सारे के सारे क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। क्यों वेरिएबल्स होंगे, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। विच वैल्यू नेवर चेंज, यानी कि क्या, किसकी वैल्यू नेवर चेंज, कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू का कांस्टेंट वैल्यू कभी भी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। यहां देखते कैसे, मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे करते करते, यानी कि जो भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे ट्रीट होते हैं एज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कभी चेंज ना हो। अगर मैं आपसे कहता हूं ये क्या है, तो 1 मार्कर, 1 कभी चेंज होगा, 1 की वैल्यू तो 1 होगी। अगर मैं 2 मार्कर लूंगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 रिप्रेजेंट किया जाता है 2 क्वांटिटी के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने 2 लिख दिया और 5 क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। तो 2 क्वांटिटी ऑलवेज 6, यानी कि 2 is using for the representing the 2 quantities, 5 is using for the representing the 5 quantities, यानी कि ये ऑलवेज फिक्स रहेंगे। लेकिन वेरिएबल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, ये वेरिएबल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, मेन रीजन हमारा ये है कि जो वेरिएबल्स होते हैं ये कभी फिक्स नहीं होते। इनकी कंडीशन जैसे जैसे चेंज होती है, सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होगी, इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5, इफ वन नंबर इज 3 देन व्हाट इज द सेकंड नंबर। तो बच्चे तो तुरंत बता देंगे सर, 2 नंबर का सम करने 5 आ रहा है, एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर 2 होगा। आप तो ऐसे बता देंगे। लेकिन अगर इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा जाए तो ये कुछ एक सिचुएशन बनेगी जो इस तरह से बनेगी। मैंने क्वेश्चन में क्या कहा, सम ऑफ टू नंबर्स 5, if one number is 3 then what will be
सेकंड नंबर। अब देखिए क्या करना है, दो नंबर्स को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। दो नंबर्स को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। और इस तरह से ऐड करना है कि मुझे रिजल्ट कितना मिले, 5 मिले। एक नंबर मुझे दिया भी हुआ तो हमें मालूम तो है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट नंबर बी एक्स, या फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो फर्स्ट नंबर को हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, क्या एक्स लेट कर लिया। अगर हमने पहले नंबर का एक्स लेट कर लिया, इट मींस दैट अब हमारा क्वेश्चन जो हो गया वो इस तरह से हो गया, सम ऑफ टू नंबर, यानी कि दो नंबर्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 5। एक नंबर हमारा क्या दिया था क्वेश्चन में, 3। सेकंड क्या हो जाएगा, हमने लेट कर लिया एक्स, तो बेटा x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो अगर x की वैल्यू निकाली जाएगी तो ये प्लस है, और ये याद रखिएगा जब भी इक्वेशन होता है तो सिंबल हमेशा उल्टा रिएक्ट करता है अगर वो दूसरी तरफ जाता है। हालांकि जाते कहीं नहीं है, उसका बेसिक कुछ और होता है, उसके बारे में हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग ये जानते हैं, जब आप लोग उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो सिंबल इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं कहूं कि सम ऑफ द टू नंबर इज 5, इफ वन नंबर इज 4, देन व्हाट विल बी द सेकंड नंबर। तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो बेटा यहाँ पे तो पहले मैं लेट कर चुका हूं, सेकंड नंबर मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर ये 4 होगा तो प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, और आंसर मेरा क्या हो जाएगा। यानी आपने क्या देखा कि पहले केस में मेरा आंसर 2 आ रहा था और दूसरे केस में मेरा आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मेरी सिचुएशन बदल रही है वैसे वैसे x की वैल्यू भी क्या कर दे, वेरी कर जा रही है, यानी कि वेरिएशन उसके अंदर आ जा रहा है। तो जब किसी चीज के अंदर वेरिएशन एज पर द सिचुएशन आता जाए तो वही चीज हमारी वेरिएबल कहलाती है, यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, सिचुएशन बदली वैल्यू बदल गई, सिचुएशन बदली वैल्यू चेंज हुई। तो यहाँ पे सिचुएशन चेंज होती जा रही है, तो इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि जो भी अलजेब्रिक टर्म्स होते हैं हमारे, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। क्योंकि कभी इनकी वैल्यू 5 आएगी, कभी इनकी वैल्यू 6 आएगी, कभी इनकी वैल्यू 3 आएगी, कभी इनकी वैल्यू 2 आएगी। कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि जो नंबर्स मैंने कहे वही आएंगे, कुछ भी आ सकता है। तो आपको ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आपको वेरिएबल्स आप लोग किसको समझेंगे, जो भी अलजेब्रा हमारे A to Z जो भी हमने यूज किया होगा वो सारे सारे हमारे वेरिएबल्स का पार्ट रोल प्ले करेंगे, और जो नंबर्स है वो हमारे कांस्टेंट टर्म का रोल प्ले करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा समझते हैं, जो हमारे अलजेब्रा होंगे वो सारे के सारे हमारे क्या रोल प्ले करेंगे, वेरिएबल्स का, वेरी गुड। और जो हमारे नंबर्स होंगे वो किसका रोल प्ले करेंगे, कांस्टेंट का। चलिए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल इसके अंदर हमें खाली यही समझना था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर द मैथमेटिकल ऑपरेशन व्हिच आर द कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यानी जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे उसके थ्रू ये सारे वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, और वो एक प्रॉपर हमें एक डेफिनेशन देंगे। चलिए ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि हमारा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इसके अंदर देखिए दो टर्म्स होंगे, यहाँ लिखा मैंने x प्लस 25। इसके अंदर x हमारा क्या है, अलजेब्रा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। 25 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि नंबर्स को मैंने कहा था, क्या कहा था कि ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जो अलजेब्रिक यानी A to Z जो भी टर्म्स होंगे उसे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल्स को करेंगे। यहाँ पर एक टर्म्स और यूज हुआ है प्लस, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहलाता है। तो ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है प्लस, तो इस डेफिनेशंस में लिखा था एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर द कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और उसके अंदर क्या कनेक्ट करना होता था, अलजेब्रा, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चंस एग्जांपल्स हैं जिससे हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जनरेट करते हैं, एक क्वेश्चन टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं, इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, राम इज प्रेजेंट एज इज x ईयर्स। राम की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x ईयर्स है।
राइट हिज एज इन द टर्म ऑफ एक्स, मुझे उसकी एज को किस में लिखना है, एक्स के फॉर्म में लिखना है, टर्म्स में लिखना है। एंड कंप्लीट द टेबल, यानी जो टेबल मुझे नीचे दिया गया है वो क्या है। इसके अंदर दो बातें ध्यान रखिएगा, एक तो आपको यूज किया गया इसके अंदर आफ्टर और एक है अगो। आफ्टर का मतलब बाद में, आने वाले समय में, और अगो का मतलब पहले। ये दोनों बातें आपको फ्यूचर में परेशान करेंगी। जब आप लोग 8th 9th क्लास में चले जाओगे, आपको इक्वेशन जनरेट करनी होगी, तो वहां पे अगो और आफ्टर, कब आपको अगो लेना है, कब आपको आफ्टर लेना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो अगो का मतलब पिछला, यानी कि जो जा चुका है, और आफ्टर मतलब इसके बाद वाले सीक्वेंस की। तो अब याद रखिएगा हमेशा, जब हम लोग प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए, अगर आज मेरी एज 25 ईयर्स है, तो 5 साल पहले मेरी एज क्या होगी, 20। क्यों? क्योंकि मैंने अगर 5 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगर वही मैं बात करता हूँ आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 5 साल के बाद, यानी आज मेरी एज है 25, तो आज से 5 साल बाद कितनी आएगी, 30। डजेंट मैटर मेरी एज क्या है, मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको, तो प्लीज उसको दिल में मत लगा लीजिएगा कि सर की एज इतनी कम कैसे है या ज्यादा कैसे है, जो भी है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे आफ्टर 3 इयर्स। एक क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है आफ्टर 3 इयर्स। ये बताइए क्वेश्चन में हमें क्या करेगा, हमें क्वेश्चन में क्या आएगा, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट का मतलब आज, उसकी एज कितनी है, एक्स। आफ्टर कह रहा है, कितना आफ्टर, 3 साल, यानी कि आज अगर x है तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, 3x। आप लोग यही गलती कर देते हैं कि वो 3x नहीं होगा, वो x + 3 होगा। आपको ऐड करना है। अगर मैंने कहा था कि मेरी एज आज से 5 साल पहले क्या होगी, अगर आज 25 है, तो मैंने 25 - 5 किया था, 25 × 5 किया था, 25 - 5 किया था मैंने, तब 20 आया था। तो यहाँ पे x में भी वही काम करना है, प्लस माइनस एज इट इज ट्रीट करना है, जैसे हम लोग अदर्स के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा x प्रेजेंट एज था, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद याद रखिएगा, एज बढ़ती है, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं जल्दी, आपको आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए आप क्या करेंगे, +3, तो ये हो जाएगा x + 3। आगे देखिए, आफ्टर 8 इयर्स, ये तो 3 साल के बाद थी, अब 8 साल के लिए आप लोग बताइए क्या होगा, जल्दी सोचिए। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा, x + 8। आफ्टर का मतलब समझ में आ गया। आगे की बात करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आफ्टर की बात, आफ्टर मतलब आगे जाना है, आगे जाना मतलब प्लस करना है, आगे जाना मतलब प्लस करना है, अगो मतलब पीछे जाने का मतलब माइनस करना है। यानी कि 8 इयर्स अगो, 8 साल पहले, तो पहले के लिए हमने क्या किया था, माइनस किया था। तो x, आज x क्या है, तो पीछे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस, यानी -8। अगला 12 इयर्स अगो, 12 साल पहले, तो 12 साल पहले मतलब x - 12। ये सिचुएशंस आपको ऐसे ऐसे देता है और आपको ऐसे ऐसे सॉल्व करना होता है कि आपको जो कोई कंडीशन देगा तो उसमें आपको एक वेरिएबल दिया होगा, उसके साथ नंबर्स के साथ आपको क्या करना होगा, ट्रीट करना होगा। यानी कि आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस का भी यूज करना है, कांस्टेंट नंबर का भी टर्म का भी यूज करना है, और वेरिएबल्स का भी यूज करना है। अब मुझे ये बताइए, x + 3 को आप क्या पढ़ेंगे। x का मतलब क्या था, द प्रेजेंट एज ऑफ राम, +3 यानी कि जो भी उसकी एज होगी आज से 3 साल के बाद, यानी 3 उसमें ऐड कर दिया हमने, x + 8 यानी आज की एज उसकी x होगी, हम लोग उसके 8 साल आगे की बात करें, यानी x + 8। अगर मैंने कहा x - 5 यानी कि आज की एज है लेकिन 5 साल पहले, अगो, 5 इयर्स अगो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, 1 बाय 1। उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या उनका मतलब है, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चंस के स्टार्टिंग हम लोग करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से। आपकी बुक का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारा 6.1 है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसके अंदर टर्म्स को डिफाइन करना है। आई होप आप लोग इसको समझ गए, जो हमने पिछला भी एग्जांपल पढ़ा था, ये सेम वैसे ही एग्जांपल्स है। कह रहा है क्या, राहुल इज 12 years old। राहुल कितना पुराना है, पुराना इन द सेंस कितनी उसकी उम्र है, 12। राइट राहुल इज एज इन द टर्म ऑफ y, यानी कि राहुल की एज को मुझे किस फॉर्म में दिखाना, y के टर्म में दिखाना है। अगर बताइए राहुल आज 12 साल का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 इयर्स अगो। अगो का मतलब आपको मैंने क्या बताया, माइनस करना है। अगो का मतलब माइनस करना है। अगर आज वो 12 साल का है तो 5 साल पहले कितने का था, 12 - 5, इट मींस दैट 7 इयर्स।
अगर यहाँ देखा जाए y ईयर्स अगो यानी y साल पहले, कितना साल पहले, y साल, तो हमने जब 5 ईयर्स अगो की बात की तो 5 माइनस किया, और y ईयर्स अगो की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे 12 माइनस y करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या माइनस करना था, यहाँ पे y को माइनस करना था। किस में से माइनस करना था? 12 में से, क्योंकि उसकी प्रेजेंट एज क्या है हमारी, 12। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का बी पार्ट, कह रहे हैं आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर का मतलब बाद में, आज 12 क्या है, 8 साल बाद कितना हो जाएंगे, 20, यानी 8 प्लस 12 इज 20। नेक्स्ट आफ्टर y ईयर्स, सेम वही, आज से y साल के बाद, अरे बाद ही तो है, आफ्टर आ जाए तो आप आंख बंद करके प्लस कर दीजिए, यानी कि 12 प्लस y ईयर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, क्या रहेगा, देयर आर x स्टूडेंट इन अ क्लास, यानी कि एक क्लास है जिसके अंदर कितने स्टूडेंट है, x स्टूडेंट। कैसे समझने की कोशिश करते हैं, ये मान लीजिए एक क्लास है और उस क्लास के अंदर टोटल कितने बच्चे हैं, x स्टूडेंट्स हैं। दे अरेंज देमसेल्फ, वो अपने आप को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अरेंज का मतलब आप लोग समझते होंगे क्या, कि जब हम लोग किसी चीज को एक सीक्वेंस में, कैटेगराइज में क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, किसी चीज का अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, किसको, खुद को ही, किस पार्ट में, इक्वली वर्ड्स का मतलब ध्यान रखिएगा आप लोग, इक्वल का मतलब क्या है यहाँ पे, इक्वल का मतलब होता है बराबर। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास 10 रुपीज है, दो लोगों के बीच में इक्वली डिवाइड करना है, इक्वली बांटना है, आपको अरेंज करना है, तो आप 10 को क्या करेंगे, आप कहेंगे सब 10 रुपए था हमारे पास, हमें दो लोगों को देना था, हम डिवाइड कर देंगे, 5 रुपीज आएगा हमारे पास, यानी कि ईच के पास 5 रुपीज होंगे। तो ठीक है, यहाँ पे भी वही काम करना है, हमें इक्वली क्या करना है, हमको अरेंज करना है, ठीक। इनटू द ग्रुप ऑफ 7, यानी कितने ग्रुप में, 7। यहाँ पे मुझे 10 रुपए कितने लोगों के बीच में बांटना था, 2 लोगों के बीच में, यानी मैंने वहां डिवाइड किससे किया था, 2 से। यहाँ पे मुझे कितने लोगों को बांटना है, 7 लोगों को, यानी मैं किससे डिवाइड करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा। ध्यान दीजिएगा, किससे, 7 से। क्यों? क्योंकि जब 2 के बीच में डिवाइड करना है तो 2, जब 7 के बीच में डिवाइड करना है तो किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 7 से डिवाइड करेंगे। हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर, तो वहां पे कितने ग्रुप्स होंगे। पहली बात तो आपको ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेगा तो जब वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन हो तो ऑलवेज आपको आंसर भी किस में देना, वर्ड्स में देना। थोड़ी डिफिकल्टीज होती है इन द बिगनिंग, बट जैसे जैसे आप लोग सीखते जाओगे 8 क्लास में इंप्रूवमेंट इतना आ जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखे। स्टार्टिंग में आप लोग शॉर्टकट अपनाते हो, जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हो, वही आगे जाके आपके लिए डिफिकल्टीज बन जाती है। द वे ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन आपको वहीं से बिगड़ा है, टूटा फूटा ही करें, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा वर्ड प्रॉब्लम से ही है, और उसके अंदर ज्यादा दिक्कत नहीं आती। सबसे पहले जो दिया हो आपको, गिवन हो, आप लोग पहले उसी को नोट करें। क्या कह रहा है, देयर आर x स्टूडेंट इन क्लास में कितने बच्चे थे, x स्टूडेंट थे। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज इक्वल टू हाउ मच, 7। तो वहां पे कितने टोटल स्टूडेंट हैं, x। They arrange themselves equally into the group of 7. Total how much total, क्या हमारा टोटल की ग्रुप्स, टोटल ग्रुप्स रिक्वायर्ड, कितने ग्रुप्स रिक्वायर्ड है, 7। तो वो कह रहे हैं क्या, हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर, तो वहां पे कितने ग्रुप्स होंगे। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर्स ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू x अपॉन 7। क्यों? क्योंकि मुझे 7 पार्ट में इसको क्या करना था, डिवाइड करना था। तो मैं 7 से इसको क्या कर, 7 पार्ट में जब मुझे उसको डिवाइड करना है तो आंसर तो यही है कि जो बच्चे थे मेरे पास टोटल, मुझे उनको 7 इक्वली पार्ट में सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने का मतलब क्या हो गया, इक्वली हो गया। तो इक्वल का मतलब क्या हुआ, डिवाइड।
तो जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगा तो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट ईच ग्रुप में क्या है वो पता चल जाएगा। यही आपका आंसर, बच्चे कह रहे हैं ये आंसर है, यही आपका आंसर है। जो भी बच्चे होंगे, मान लीजिए वो अगर 70 होते तो 70 डिवाइड बाई 7 यानी कि 10 ईच ग्रुप में होंगे, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते होंगे। 14 होंगे तो 2 होंगे ईच ग्रुप में, वट एवर जो भी एक्स की वैल्यू हो, आपकी एक्स की जो भी वैल्यू हो वो आपकी 7 से डिवाइड होगी। यही हमारा स्टेटमेंट बनता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग ध्यान दें, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसको अंदर अगर आप लोग ध्यान दें, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा था ब्लू पेंसिल इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपके बुक्स में फिगर्स में भी दिया हुआ है, उस क्वेश्चन के जस्ट बगल में आप लोग देखेंगे तो दो आपको पेंसिल बना के देंगे, एक ब्लू कलर की है और एक आपकी रेड कलर की है। जो ब्लू वाली पेंसिल है वो कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग है? 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। यानी कि अगर हम लोग एक पेंसिल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग हो गई? 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। और एक अनादर पेंसिल हमारी यहाँ पे बेटा जिसको हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी कितनी सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। रेड पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि जो रेड वाली पेंसिल है ये ऊपर वाली आपकी ब्लू है, नीचे वाली क्या है? रेड है। देखिए क्वेश्चंस को करते वक्त ना आप फिगर जितना अच्छा ड्रॉ करेंगे उतने ही ज्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की क्लैरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि फिगर्स से हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग साइंस में के अंदर थोड़े से कुछ प्रैक्टिकल्स ज्यादा कर लेते हैं तो वो चैप्टर्स आपको उतना ही बेहतर क्लियर होता है। तो इसीलिए मैथमेटिक्स के अंदर फिगर्स एक आपको क्लियर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराता है। तो कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस के अंदर जितना से ज्यादा आप जब उसका सोल्यूशन कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा अगर पॉसिबल हो, सारे क्वेश्चंस के अंदर पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जहां पॉसिबल है आप प्लीज उसके अंदर फिगर जरूर बनाएं, क्योंकि फिगर आपके कॉन्सेप्ट को क्या कर देता है? एकदम क्लियर कर देता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आ जाता है फिगर्स। तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, जो दूसरी वाली पेंसिल कितनी लॉन्ग है? 6 सेंटीमीटर है, और जो पहली वाली जो कितनी थी? 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब पहला वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस पूछ रहा है दोनों के बीच में। तो डिफरेंस का मतलब तो आपको मालूम ही है, सब्ट्रैक्शन इन देयर लेंथ इन द टर्म ऑफ एक्स। तो पहले हम लोग आंसर लिख लेते हैं ए का। क्या हमें बताना है? डिफरेंस बताना, बोथ पेंसिल के बीच का डिफरेंस बताना। डिफरेंस ऑफ बोथ पेंसिल्स। क्या हो जाएगा? पहली वाली पेंसिल कितनी लॉन्ग थी बेटा? 6 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। दूसरी वाली कितनी थी? x सेंटीमीटर। दोनों का डिफरेंस निकालना है, 6 माइनस एक्स। 6 माइनस एक्स इट मींस दैट so the difference of both pencil is 6 minus। आपको सर एक ही चीज को बार बार क्यों लिखे? थोड़ा सा देखोगे तो आप ध्यान से तो दोनों बातें अलग से दिखेंगी। रीजन इज दैट क्योंकि आपसे जब वर्ड में कोई पूछेगा क्वेश्चन तो आपको आंसर भी वर्ड में ही देना है, ये बात याद रखिएगा। तो कोशिश ज्यादा से ज्यादा की जाए कि हमारा जो सोल्यूशन निकल कर आएगा वो भी हमारा किसमें जाए? वर्ड्स में ही जाए। क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ बोथ, और यहाँ बोथ करेगा, बोथ ऑफ द पेंसिल। ये बताइए यहाँ पर टोटल की बात कर रहा है, वहां डिफरेंस की बात कर रहा था। तो टोटल का मतलब मुझे पूरा बताना पड़ेगा। तो जो उसकी लेंथ होगी ब्लू की और जो लेंथ होगी किसकी? रेड की, उन दोनों को मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। यानी ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स। सो द टोटल लेंथ ऑफ
ऑफ बोथ पेंसिल्स ऑफ द बोथ पेंसिल्स इज 6 प्लस एक्स। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई होप आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको दो पेंसिल दी थी, दोनों का डिफरेंस पूछा था। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आपसे टोटल पूछेगा तो आप उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में वीडियो को शेयर करें।